तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के ऊपर। दोस्तों, आज इस माइंड मैप सेशन के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन को। और ये एनसीईआरटी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों सर? क्योंकि यहां पर ये जो चैप्टर है एनसीईआरटी में मात्र 9-10 पेजेस के अंदर कंसोलिडेट किया हुआ है, लेकिन इससे जो क्वेश्चंस आने स्टार्ट हुए हैं पिछले कुछ सालों में, उनका नंबर काफी ज्यादा है। तो ऐसा चैप्टर जो आपको कम पेजेस में ज्यादा मार्क्स दिला सके, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत हैवी होती है। लेकिन इस चैप्टर के साथ एक प्रॉब्लम है कि दिस चैप्टर कम्स विद अ लॉट ऑफ डेटा। काफी सारे ऐसे नंबर्स हैं जो कि आपको याद करने होते हैं, जो कि आपको दिमाग में रखने होते हैं, और अक्सर स्टूडेंट्स उन नंबर्स को भूल जाते हैं। तो हम लोग एक एक हैक को इस्तेमाल करेंगे टू अंडरस्टैंड ऑल दीज नंबर्स, कि आपको क्लास में ही सारे के सारे नंबर, सारा का सारा डेटा याद हो जाए और बाकायदा आप 100% मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो। और उससे भी बेहतरीन चीज ये है कि हमने हमारे हस्तलिखित नोट्स के फॉर्मेट में, यानी हैंड रिटन नोट्स के फॉर्मेट में, इस चैप्टर को सिर्फ 3 स्लाइड्स के अंदर रैप अप कर दिया है, सम अप कर दिया है। तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में, और बाकायदा बहुत कम टाइम के अंदर आप एक एक चीज को समझ पा रहे होंगे, एक एक चीज को याद कर पा रहे होंगे। तो दोस्तों, जब भी हम किसी चैप्टर को शुरू करते हैं, आवर फर्स्ट प्रोटोगेटिव इज टू अंडरस्टैंड कि हम ये चैप्टर पढ़ें क्यों। इस चैप्टर में ऐसा क्या है जो कि हमको पढ़ना चाहिए, यानी इस चैप्टर के मोटो को समझना। तो अगर आप इस चैप्टर के नाम को देखें तो आपको एक कॉन्क्रीट आइडिया लगेगा कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या मिलने वाला है। तो चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। पहले वर्ड को देखिए, बायोडाइवर्सिटी। ये भी आपके 2 शब्दों के मिलन से बना हुआ है। बायो का मतलब क्या होता है? हम सब लोग बायो के स्टूडेंट हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि बायो का मतलब होता है लिविंग या फिर रिलेटेड टू लाइफ। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनको हम बायो के अंदर पढ़ते हैं। यस सर। तो बायो का मतलब हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म। और डाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया? डाइवर्स, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के, डिफरेंट टाइप के, भांति भांति के। हेट्रोजिनिटी देखने को मिल रही है, यहां पर आपके वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी। यानी जितने भी डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे बायोस्फीयर पे, हमारी धरती पे, हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं, इन सब को मिलाकर के हम लोग हमारी बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ये शब्द आपने चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में भी पढ़ा था, और इस शब्द में हमको अच्छे तरीके से पता था एक नंबर भी छुपा हुआ है। चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में हमने जाना था कि 1.7 टू 1.8 मिलियन अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग टाइप की स्पीसीज आज तक हमने खोज डाली हैं हमारे अर्थ के ऊपर। तो वो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, कितने डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे पाए जाते हैं। एंड इट्स कंजर्वेशन। कंजर्व करना मतलब बचाना। तो इनको बचाएं हम क्यों? इनको हम इसीलिए बताएं क्योंकि ये खत्म होते जा रहे हैं। ये जो बायोडाइवर्सिटी है, इसके अंदर काफी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। कई सारे ऑर्गेनिजम्स हमारी अर्थ पे से लुप्त होते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। तो हमको इनके एक्सटिंक्शन के रेट को कम करना होगा, हमको ऑर्गेनिजम्स को इस अर्थ पे से गायब होने से रोकना होगा, और हमको हमारी बायोडाइवर्सिटी को बचाना होगा। दैट्स वाई इसकी कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, फिर हम समझेंगे कि इसका कंजर्वेशन करना क्यों जरूरी है, किस वजह से बायोडाइवर्सिटी को लॉस हो रहा है, एंड देन फिर हम कुछ मेजर्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम इनको कंजर्व कैसे कर सकते हैं। सो दिस इज द ओवरऑल एजेंडा ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर विद द बेसिक आउटलाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब हमें पता है, बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है हेट्रोजिनिटी, यानी डिफरेंट टाइप के, यानी कि वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो दुनिया में जितने भी डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, इनको मिला करके हम क्या कहते हैं? हमारी बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और ये जो टर्म है ये दी थी रॉजन भैया ने, लेकिन इस टर्म को पॉपुलराइज किया था, घर घर तक पहुंचाया था, इस टर्म को बहुत कॉमन बनाया था एडवर्ड विल्सन साहब ने। तो क्वेश्चन आता है कि हु पॉपुलराइज्ड द टर्म बायोडाइवर्सिटी? एडवर्ड विल्सन। बट कभी कोई क्वेश्चन आ जाए कि हु गेव द टर्म बायोडाइवर्सिटी, तो रॉजन साहब ने ये जो टर्म थी ये हम सबको दी थी। और बायोडाइवर्सिटी बहुत है दुनिया में। अब अगर आप एंट के बारे में बात करेंगे, यानी चींटी के बारे में बात करेंगे, तो हमको कितनी अलग अलग चींटियों के बारे में पता है? सर, काली वाली चींटी, लाल वाली चींटी, छोटी वाली चींटी, बड़ा वाला चीटा, है ना, तेज भागने वाला फौजी चीटा, जिसको हम कॉमनली उस नाम से बुलाते हैं। 5-6 पता है, हो सकता है सर 10 हो, 20 हो, हमारे पास ही कम नॉलेज हो। लेकिन मेरे दोस्त 20,000 से भी अलग अलग टाइप की आपको देखने को मिलती हैं। एंड्स लगभग इतने ही आपको देखने को मिलते हैं। ऑर्किड्स 28,000 से भी ज्यादा स्पीसीज आपको देखने को मिलती हैं फिशेज की, यानी इतनी अलग अलग टाइप की मछलियां हैं। और 3 लाख से भी ज्यादा अलग अलग स्पीसीज आपको देखने को मिलती हैं बीटल्स की। भैया इतनी ज्यादा जो है आपकी बायोडाइवर्सिटी अर्थ पे है। तो इकोलॉजिस्ट जो हैं वो भी ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि भैया इतनी सारी स्पीसीज की क्या जरूरत है।
अगर 20,000 की जगह 10,000 स्पीसीज ऑफ एंट होती अर्थ पे तो क्या पंगा हो जाता। या फिर इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट जो हैं वो भी ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि पहली जो स्पीसीज आई होगी एंट की इस अर्थ पे, उससे डाइवर्सिफाई होकर नई नई स्पीसीज ऑफ एंट्स क्यों बनी। क्या जरूरत थी कि 20,000 अलग अलग टाइप की चींटियां पाई जाए अर्थ पे। अगर इससे कम टाइप की चींटियां पाई जाती तो इकोसिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके ऊपर बहुत हैवी रिसर्च अभी चल रही है। तो मेरे दोस्त, ये जो वैरायटी है 2004 की IUCN की रिपोर्ट के हिसाब से, IUCN का फुल फॉर्म बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। IUCN के 2004 के डेटा के हिसाब से मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज अभी तक आपको अर्थ पे मिल चुकी हैं। लिविंग वर्ल्ड में हमने पढ़ा था 1.7 टू 1.8 मिलियन, यानी मोर देन 1.5 मिलियन ही है। कुछ साइंटिस्ट का कहना है, कुछ साइंटिस्ट ने एक्सट्रीम एस्टीमेट मारे और कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि भैया दुनिया में 20 से 50 मिलियन स्पीसीज हैं, इसमें से हम सिर्फ 1.5 मिलियन ही खोज पाए हैं। तो बाकी लोगों ने कहा नहीं यार, इतनी नहीं हो सकती, हम लोग इतने भी बेवकूफ नहीं है कि सिर्फ 2 से 3% ही स्पीसीज को खोज पाए हैं। तो रॉबर्ट मे साहब ने एक कंजर्वेटिव अप्रोच दिया। इन्होंने कहा कि 7 मिलियन स्पीसीज हैं इस दुनियादारी में, इसमें से आप लगभग 1.5 मिलियन को खोज पाए हैं, यानी आप 22% स्पीसीज को खोज चुके हैं, और थोड़ी मेहनत करेंगे तो आपको और स्पीसीज मिल जाएंगी। और इंडिया जो है ये ना बहुत ही ज्यादा रिच है इन बायोडाइवर्सिटी। अगर आप पूरी दुनिया को देखें तो इंडिया एक बहुत छोटा देश है क्षेत्रफल के मामले में, यानी एरिया के मामले में। पूरी दुनिया का सिर्फ 2.4% लैंड एरिया जो है यही आपका भारत कंटेन करता है। लेकिन डिस्पाइट ऑफ हैविंग 2.4% एरिया, जो बायोडाइवर्सिटी भारत देता है दुनिया को वो है 8.1%। तो 2.4%, 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8% आ जाएगा। एंड 1, भारत हमारे दिल में नंबर 1 है, तो 8.1% क्या होता है यहां पर बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो पूरी दुनिया में सिर्फ 12 ऐसी कंट्रीज हैं जिनको मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज कहा जाता है, जिनमें खूब ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। इनमें से भारत देश भी एक है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया की लगभग 8% बायोडाइवर्सिटी तो इस एक छोटे से देश के अंदर है। तो दैट्स व्हाई इट इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज। तो जितनी भी स्पीसीज आज तक आइडेंटिफाई करी गई हैं, दैट इज अराउंड मोर देन 1.5 मिलियन, इसमें से 70% एनिमल्स हैं, यानी लगभग 1 मिलियन के आसपास एनिमल्स हैं। और सारे एनिमल्स में से भी 70% अकेले इंसेक्ट हैं। तो इंसेक्ट जो है क्लास इंसेक्टा, इट इज द बिगेस्ट क्लास। जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है, इट इज द बिगेस्ट फाइलम, इसमें सबसे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। तो दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें से 70% एनिमल्स हैं, और इन एनिमल्स का भी 70% क्या है, इंसेक्ट है। तो अगर आप सिंपल मैथ लगाएं कि पूरी दुनिया में जितने ऑर्गेनिजम्स हैं इंसेक्ट इनका कितना परसेंट है, तो आप 7 × 7 कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 49%। यानी लगभग 50% के आसपास इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो इंसेक्ट है। इसलिए जब भी आप किसी जगह रिसर्च करने जाते हैं, इट इज वेरी इजी कि आप इंसेक्ट्स को कैलकुलेट कर लें, तो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन आपको मिल जाएगी वहां पर। फॉर एग्जाम्पल, आप एक जंगल में गए, एक जंगल में आपको इंसेक्ट की 200 स्पीसीज देखने को मिली, तो आप एक तुक्का लगा सकते हैं कि इस जंगल में टोटल जो डिफरेंट स्पीसीज होंगी वो 400 के आसपास होंगी, क्योंकि जितनी स्पीसीज हैं उसके आधे तो सिर्फ इंसेक्ट होते हैं। तो इंसेक्ट की स्पीसीज अगर आपको 200 मिली तो टोटल स्पीसीज 400 मिलेंगी। इंसेक्ट की स्पीसीज अगर आपको 10,000 मिली तो टोटल स्पीसीज 20,000 होंगी एक इलाके में। इस हिसाब से आप एक एस्टिमेट लगा सकते हैं, एक तुक्का लगा सकते हैं। तो 70% सिर्फ एनिमल्स हैं, 22% आपके प्लांट्स हैं, और एक बात याद रखेगा कि इकोलॉजिकल स्टडीज में जो फंगस है इसको भी प्लांट के साथ ही रखा जाता है, तो इस 22% में प्लांट और फंगस आ जाते हैं। क्योंकि जो फंगस है ना, इट इज वेरी अबंडेंट। जो फंगस की स्पीसीज है पूरी दुनिया में, इट इज मोर देन द नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स कंबाइंड। यानी अकेले फिशेस के पास इतनी, अकेले फंगस के पास इतनी स्पीसीज है जितनी पूरे फार्म के पास नहीं है। फार्म मतलब F फॉर फिशेज, A फॉर एम्फीबियन, R फॉर रेप्टाइल एंड M फॉर मैमल। इतनी सारे ग्रुप्स से ज्यादा स्पीसीज अकेला फंगस लेके बैठा हुआ है। तो प्लांट में सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन? एंजियोस्पर्म। सबसे ज्यादा डेवलप्ड प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, सेकंड नंबर पे आता है फंगस, उसके बाद बचे हुए सारे प्लांट्स आते हैं। एंड 8% आपके बचे हुए ऑर्गेनिजम्स हैं एनिमल, प्लांट्स और फंगस को छोड़ के, यानी प्रोटिस्ट वगैरह जो है ये यहां पर आ जाते हैं। राइट? जिस हिसाब से हम लोग नुकसान कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी का, अगले 100 साल में आधी स्पीसीज गायब हो चुकी होंगी, और अगले 200 साल में सारी की सारी स्पीसीज गायब हो जाएंगी अगर हमने कोई इंपॉर्टेंट कदम नहीं उठाया तो। इसीलिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ये जो बायोडाइवर्सिटी है इसको 3 लेवल पे हम लोग पढ़ सकते हैं। सबसे पहली जो डाइवर्सिटी है यह है जेनेटिक लेवल की डाइवर्सिटी। जेनेटिक लेवल की डाइवर्सिटी मतलब स्पीसीज सेम है, लेकिन उसी में थोड़े थोड़े जेनेटिक चेंजेस आ रहे हैं, जेनेटिक वेरिएशंस आ रहे हैं, जिस वजह से उसी स्पीसीज की नई नई वैरायटीज बन रही हैं।
जैसे कि सबसे प्राइम एग्जांपल है यहां पर रोवल्फिया वोमिटोरिया। तो ये जो रोवल्फिया है ये पहाड़ियों के ऊपर पाया जाता है, हिमालयन रेंजेस में पाया जाता है। तो कुछ रोवल्फिया ऐसे हैं जो पहाड़ी के नीचे वाले साइड पाए जाएंगे, कुछ रोवल्फिया ऐसे हैं जो पहाड़ी के ऊपर वाली साइड पाए जाएंगे। तो जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर चढ़ते हैं पहाड़ी पर, तो आपको ऐसा रोवल्फिया मिलेगा जिसमें ज्यादा आपको एक केमिकल स्टोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है रेजरपाइन, जो कि हाइपरटेंशन को क्योर करने में मदद करता है, बीपी को क्योर करने में मदद करता है, ब्लड प्रेशर को लोअर डाउन करता है। तो ये रेजरपाइन आपको ज्यादा गाढ़ा और ज्यादा मात्रा में उन जगहों पर मिलेगा जहां पर आप पहाड़ की चोटी की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर आप पहाड़ के निचले भाग पे हैं तो वहां पर भी आपको रोवल्फिया मिलेगा, लेकिन वहां पर आपको रेजरपाइन की मात्रा उन रोवल्फिया प्लांट्स में काफी कम देखने को मिलेगी, उनका कंसंट्रेशन, उनकी पोटेंसी काफी कम देखने को मिलेगी। तो है तो रोवल्फिया ही, लेकिन पहाड़ी के अलग अलग लेवल्स पे इस रोवल्फिया के अंदर रेजरपाइन जो बन रहा है उसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है, ड्यू टू डिफरेंस इन जेनेटिक मटेरियल। थोड़ा बहुत जेनेटिक मटेरियल में डिफरेंस है, हैं सारे रोवल्फिया ही, लेकिन जेनेटिक मटेरियल में थोड़ा चेंज आ चुका है, जिस वजह से किसी में ज्यादा आपको रेजरपाइन देखने को मिल रहा है, किसी में कम रेजरपाइन देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार से जो राइस है इसके अलग अलग स्ट्रेन्स हैं, 50,000 से भी ज्यादा स्ट्रेन्स आपके पाए जा सकते हैं। किसी का डिफरेंट एरोमा है, किसी के दाने की शेप अलग है, किसी के दाने का साइज अलग है, किसी के दाने की मोटाई अलग है, किसी का टेस्ट अलग है, फ्लेवर अलग है, किसी का कलर अलग है। इन वजहों से अलग अलग टाइप की राइस की आपको स्ट्रेन्स देखने को मिलती हैं। सिमिलरली मैंगो भी अगर आप देखो तो 1000 से भी ज्यादा मैंगो की वैरायटीज देखने को मिलती हैं। हाफूस आम है, अल्फोंसो आम है, लंगड़ा आम है, तोतापुरी आम है, नॉर्मल छोटा जो मिलता है 1 किलो में 10 आम चढ़ते हैं, चुस्सू आम है, सारे अलग अलग टाइप के आम हैं। तो आपको 1000 से भी ज्यादा वैरायटीज आम की भी देखने को मिलती हैं। तो हैं तो सारे आम ही, लेकिन इनकी वैरायटीज डिफरेंट हो चुकी हैं, थोड़ा जेनेटिक चेंज आ चुका है सेम स्पीसीज के अंदर ही। स्पीसीज डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? स्पीसीज डाइवर्सिटी मतलब एक इलाके में कितनी स्पीसीज पाई जा रही हैं, इसको आप दूसरे इलाके से कंपेयर करिए। फॉर एग्जांपल एम्फीबियंस का अगर आप नंबर देखें तो एम्फीबियन का नंबर कहां पर है ज्यादा? वेस्टर्न घाट में है। वेस्टर्न घाट में बहुत बायोडाइवर्सिटी मिलती है, तो वेस्टर्न घाट में ज्यादा एम्फीबियन स्पीसीज हैं एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। तो अगर आप कंपेयर करेंगे इन दोनों को तो ज्यादा स्पीसीज कहां मिली? वेस्टर्न घाट के अंदर, मतलब मोर स्पीसीज डाइवर्सिटी है। और तीसरा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी आप इकोलॉजिकल लेवल पे जा चुके हैं, आप लोग बायोम के लेवल पे जा चुके हैं, यानी आप दो देशों को या दो जगहों को कंपेयर कर रहे हैं कि कहां पे कितनी डाइवर्सिटी है बायोम लेवल पे। जैसे अगर आप भारत की बात करें तो भारत जो है यहां पर डेजर्ट भी है ना, राजस्थान में आप चले जाइए, यहां पर आपको रेन फॉरेस्ट भी देखने को मिलेगा, यहां पर आपको झीलें भी देखने को मिलेंगी, नदियां भी देखने को मिलेंगी, समुद्र भी देखने को मिलेंगे, यहां पे आपको सब कुछ देखने को मिल रहा है, स्नोफॉल भी देखने को मिलेगा, एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन इंडिया। तो बायोम लेवल पे वी आर वेरी रिच। लेकिन अगर आप एक स्कैंडिनेवियन कंट्री में जाते हैं, जैसे कि नॉर्वे में जाते हैं, स्वीडन में जाते हैं, डेनमार्क में जाते हैं, तो यहाँ पे इतनी अलग अलग तरीके की बायोम्स आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो इकोलॉजिकल लेवल पे नॉर्वे बहुत पिछड़ा हुआ है एज कंपेयर टू इंडिया। स्पीसीज लेवल पे वेस्टर्न घाट जो है बहुत अपर लेवल पे है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। और जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब एक ही स्पीसीज में थोड़े जेनेटिक चेंजेस आ रहे हैं, वेरिएशन आ रही हैं, जिस वजह से अलग अलग वैरायटीज, अलग अलग सब स्पीसीज तैयार हो रहे हैं। अब आपको 3 लाइन में मैं ये 3 पाई चार्ट याद करा दूंगा। सबसे पहला जो पाई चार्ट है यह है इनवर्टिब्रेट का, कि भैया इनवर्टिब्रेट में कौन ज्यादा कौन कम। अब मैंने आपको बताया कि दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें से 50% तो सीधा सीधा इंसेक्ट होते हैं, तो इंसेक्ट तो सबसे ज्यादा होगा ही इनवर्टिब्रेट में, तो इसकी तो बात याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो सबसे टॉप पे बैठा हुआ है। लड़ाई इन तीनों में है, तो इन तीनों में एक सिंपल सी ट्रिक है, ओथ एमसी है ना, एमसी स्टैंड है, समझ लीजिए कल को मंत्री बन जाते हैं तो ओथ ले रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, तो ओथ एमसी। ओथ का मतलब क्या है? OTH अल्फाबेट आ रहे हैं यहाँ पे, OTH मतलब अदर एनिमल ग्रुप्स, जितने भी एनिमल ग्रुप्स बचे इनवर्टिब्रेट में सारे। एमसी का मतलब, एम का मतलब है मोलस्क यानी मोलस्कंस, सी का मतलब है क्रस्टेशियंस। तो 4 अगर आपके यहां पर अलग अलग ग्रुप्स हैं तो 4 ग्रुप्स में से सबसे पहले कौन आया? इंसेक्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा इंसेक्ट ही होते हैं। फिर ओथ एमसी, ओथ का मतलब अदर एनिमल ग्रुप्स, एमसी का मतलब, एम का मतलब मोलस्क और सी का मतलब क्रस्टेशियन। सारे इनवर्टिब्रेट आपको याद हो गए। वर्टिब्रेट में अगर आप देखेंगे तो सिंपल से ट्रिक है, FB राम, समझ लीजिए राम नाम का एक लड़का है जो कि FB यानी फेसबुक चला रहा है, तो FB यानी सबसे ज्यादा फिशेज है ना, वर्टिब्रेट में 50% के आसपास आपकी फिशेज ही हैं। बी का मतलब बर्ड्स है ना, राम दैट इज रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड मैमल्स, FB राम, बात खत्म। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज प्लांट, तो प्लांट में मैंने आपको क्या बताया था? प्लांट में मैंने बताया था कि एंजियोस्पर्म सबसे ज्यादा अबंडेंट प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट, तो इसे तो नंबर 1 पे रखना ही पड़ेगा।
फंगस मैंने आपको बताया था, फंगस अकेला पूरे के पूरे फार्म पे भारी है, यानी जितनी भी फिशेज हैं, जितने भी एम्फीबियन हैं, जितने भी रेप्टाइल हैं, जितने भी मैमल हैं, सारे फार्म जो है इन सबसे ज्यादा स्पीसीज तो अकेले फंगस की ही हैं। तो सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म, फिर फंगस, फिर 4 लोग आते हैं। इन 4 लोगों को याद करने की सिंपल ट्रिक है, अ मोस्ट फेमस लाइकन। ए का मतलब, अ का मतलब है एल्गी, ए का मतलब है एल्गी, तो सबसे ज्यादा एल्गी इन दोनों के बाद। मोस्ट, मोस्ट से वर्ड आता है मॉसेज यानी मॉस। फेमस, एफ दैट इज फर्न्स, और उसके साथ ही इसे फर्न्स और अलीज कहा जाता है। और लाइकन का मतलब लाइकन इटसेल्फ। तो अ मोस्ट फेमस लाइकन यानी सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म, फिर फंगस, फिर अ मोस्ट फेमस लाइकन। ए का मतलब एल्गी, मॉस का मतलब मॉस इटसेल्फ, एफ का मतलब फर्न, और लाइकन का मतलब लाइकन इटसेल्फ। तो यहां पर है इंसेक्ट, उसके बाद ओथ एमसी, यहां पर एफ बी राम, और यहां पर एंजियोस्पर्म फंगस के बाद अ मोस्ट फेमस लाइकन यानी एल्गी, मॉसेस, फर्न्स और लाइकन इटसेल्फ। ये आपके तीनों के तीनों पाई चार्ट आपको याद हो जाते हैं, जिससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी खासी है, बहुत ज्यादा है। अब देखिए दोस्तों, स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में चर्चा करते हैं। ये अगर आपका गोला है, ये अगर आपका अर्थ है, तो आपको पता है कि यहां पर नॉर्थ साइड में हम लोग बनाएंगे नॉर्थ पोल, साउथ साइड पे हम लोग बनाएंगे साउथ पोल, और इस अर्थ को बीचों बीच से काटने वाली एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम लोग प्यार से क्या कहते हैं, इक्वेटर। तो अगर सन है तो सन की लाइट जो है सबसे ज्यादा इस इक्वेटर पे पड़ेगी, यस। और पोल्स पे जाते जाते जो लाइट है बहुत ज्यादा डिफ्यूज्ड हो जाएगी, बहुत ज्यादा छिछली हो जाएगी, तो बहुत कम लाइट पड़ेगी। तो जो सोलर इनपुट है वो सबसे ज्यादा इस एरिया में रहता है, यानी ट्रॉपिकल एरिया में रहता है। और टेम्परेट एरिया, नाम सिर्फ टेम्परेट है तो हमको लगता है टेम्परेचर यहां ज्यादा होना चाहिए। टेम्परेट एरिया मतलब यहां पर टेम्परेचर कम है, तो ट्रॉपिकल एरिया में तापमान ज्यादा होता है, टेम्परेट एरिया में कम, पोलर एरिया में और कम। तो ट्रॉपिकल एरिया पे सबसे ज्यादा क्या है, आपका सोलर इनपुट है, तो यहां पे प्लांट ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे। प्लांट ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे तो उनको खाने के लिए हर्बीवोर आएंगे, हर्बीवोर ज्यादा आएंगे तो उनको खाने के लिए कार्निवोर आएंगे, और फिर हर्बीवोर, कार्निवोर या प्लांट की जब डेथ हो जाएगी तो उनको खाने के लिए डिकम्पोजर्स आएंगे। यानी यहां पर आपको खूब सारी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। जबकि अगर आप पोल्स पे जाएंगे तो बहुत कम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं, और वहां पर कंडीशन इतनी सुटेबल नहीं है कि आपका बहुत ज्यादा नई स्पीसीज भी बन पाए। तो यहां बहुत ज्यादा स्पीसीज नहीं बन रही होती। ये जो इलाका है यहाँ कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, तो यहाँ स्पीसिएशन भी हो रही होती है, नई नई स्पीसीज बनती ही रहती है, निरंतर लगातार नई नई स्पीसीज बनती रहती है। तो एनसीईआरटी में एक डेटा दिया है कि ये जो इक्वेटर है इस पे एक देश है जिसका नाम है कोलंबिया, इसमें 1400 बर्ड स्पीसीज पाई जाती हैं। अब जरा सा इक्वेटर से हटते हैं तो इंडिया आता है। इंडिया के भी कई स्टेट इक्वेटर पे ही हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो इक्वेटर पे नहीं भी हैं। तो इंडिया जो है नियर इक्वेटर, इसमें 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड है, तो 1400 से 1200 हो गई। थोड़ा आप इक्वेटर से दूर गए तो स्पीसीज कम हो गई। 41 डिग्री नॉर्थ में अगर आप जाएं तो न्यूयॉर्क है जिसमें 105 बर्ड की स्पीसीज है, और 71 डिग्री पे जाएं अगर आप तो ग्रीनलैंड आपको देखने को मिलेगा 56 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। यानी कि जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है, कम हो रही है। पहले आपकी 1400 बर्ड स्पीसीज थी, फिर 1200, फिर उसके बाद 105, और उसके बाद सिर्फ 56 बर्ड स्पीसीज बची हैं जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं। तो क्यों होता है ऐसा कि इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हुए स्पीसीज घटती हैं? एक्चुअल में इसका मेन रीजन क्या है कि ट्रॉपिकल रीजन जो है दे आर लेस सीजनल। लेस सीजनल मतलब यहां बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती। अब हमको पता है कि सर्दियां स्टार्ट होने वाली हैं, फिर गर्मियां स्टार्ट होने वाली हैं, स्प्रिंग आने वाली है। यू एग्जैक्टली नो कि किस टाइम पर किस महीने में कौन सा सीजन चलता है। लेस सीजनल का मतलब यह है कोई बहुत बड़ी वेरिएशन नहीं आती। पोलर इलाके जो है यहां पर कहीं भी ग्लेशियर पिघल जाता है, कभी भी बर्फ जमा हो जाती है, कभी भी दिन आ जाता है, तो देर आर अ लॉट ऑफ वेरिएशंस। तो हमारा जो इलाका है इट इज लेस सीजनल, यानी यहां पे कोई बहुत भारी चेंज नहीं होता। यानी यहां पर गर्मी पड़ रही है तो आप ये मान सकते हो कि 1-2-3 डिग्री का फ्लक्चुएशन आएगा। हमारी सोच से 2-3 डिग्री ज्यादा गर्मी पड़ सकती है, हमारी सोच से 2-3 डिग्री कम ठंड पड़ सकती है, लेकिन एक रेंज में ही हम रहेंगे। बहुत ज्यादा यहां पर उलट पुलट उथल पुथल नहीं होगी। तो वी आर लेस सीजनल। हैविंग मोर सोलर इनपुट, यानी यहां पे लाइट अच्छी खासी आ रही है तो प्लांट खूब ज्यादा प्रोडक्टिविटी दिखाएंगे। एंड आर रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड, ये जो अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन है ये चाहिए स्पीशिएशन के लिए, तभी हमारे यहाँ पे स्पीशिएशन ज्यादा होती है, नई नई स्पीसीज बन रही होती हैं। क्यों? क्योंकि वी आर अनडिस्टर्ब्ड। ऐसा नहीं है अचानक से ग्लेशियर पिघल गया, ऐसा नहीं है कि गर्मी बढ़ी तो 70 डिग्री सेल्सियस हो गई गर्मी, ऐसा नहीं है ठंड हुई तो -50 डिग्री सेल्सियस हो गई ठंड, ऐसा नहीं है। हम लोगों के पास एक रेंज है कि हाँ गर्मी पड़ती है, इस साल 50 डिग्री सेल्सियस तक पड़ी है, अगली बार हो सकता है 51-52 हो जाए, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगी।
लेकिन जो पोलर रीजन्स हैं या टेम्परेट रीजन है, यहां पर कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर एक आइडल टाइम जो स्पीसीज को चाहिए जनरेट होने के लिए, उसको जो थोड़ा सा रेस्ट का टाइम चाहिए वो उसको मिलता ही नहीं है। स्पीसीज तैयार होने के लिए हजारों साल लगती हैं, यहां पर अनडिस्टर्ब्ड हजारों साल दी ही नहीं जा सकती, एंड दैट्स व्हाई यहां पे बहुत कम स्पीसीज हैं जो बन सकती हैं। सो दिस इज स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिसको आप क्या कहते हैं, लंग्स ऑफ द प्लेनेट अर्थ कहते हैं, क्योंकि जितनी भी ऑक्सीजन अर्थ पे बन रही है, मान के चलिए लगभग उसका 20% अकेला अमेज़न रेन फॉरेस्ट ही बना रहा होता है, इतना बड़ा ये जंगल है। तो ये जो आपका अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, इसमें क्या क्या पाया जाता है और कितना कितना पाया जाता है। अब देखिए, इनवर्टिब्रेट है, ये तो सबसे ज्यादा पाए जाएंगे, क्योंकि इनवर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा पलड़ा भारी किसका है, इंसेक्ट का। तो सबसे ज्यादा इनवर्टिब्रेट पाए जाएंगे 1.25 लाख के आसपास। फिर मैंने आपको बताया था प्लांट आर ऑल्सो अबंडेंट, है ना, वर्टिब्रेट से ज्यादा अबंडेंट तो प्लांट ही है। यहां पर देखिए भाई, जितना ये फार्म है, फिश है, एम्फीबियन है, रेप्टाइल है और मैमल है, जितना ये फार्म है यानी इतना, इससे ज्यादा स्पीसीज तो अकेले फंगस के पास है। तो वर्टिब्रेट से ज्यादा तो अकेला फंगस और एंजियोस्पर्म ही है मेरे दोस्त। तो प्लांट ज्यादा हुए ना, इन सारी चीजों से तो प्लांट ज्यादा हुए। तो सबसे ज्यादा इनवर्टिब्रेट्स, फिर आपके प्लांट्स, फिर ये बचे हुए वर्टिब्रेट एनिमल्स आते हैं। इनका नंबर कंपैरेटिवली काफी कम होता है। तो सबसे ज्यादा आपके इनवर्टिब्रेट आए, फिर आपके प्लांट आए, लॉजिकली समझाया है, आए, फिर आपका आया एफ बी राम। वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, एफ बी राम। यहां पर सिर्फ रेप्टाइल सबसे कम होंगे, इसको आपको याद करना है। बाकी एफ बी राम के सीक्वेंस में ही आप चलिए। एफ मतलब फिशेस 3000, बी मतलब बर्ड्स 1300, ए मतलब एम्फीबियन आपका 427, मैमल 427 एंड रेप्टाइल सबसे कम है। यानी एफ बी राम को आप सीधा सीधा लिखिए, बस आर को उठा करके सबसे पीछे डाल दीजिए, ये आपका पूरा सीक्वेंस हो जाएगा। यानी सबसे ज्यादा अमेज़न रेन फॉरेस्ट में क्या, आपके इनवर्टिब्रेट्स यानी इंसेक्ट्स, उसके बाद प्लांट्स, उसके बाद एफ बी राम, बस यहां पर एक वेरिएशन है, आर को उठा करके हमने सबसे पीछे डाल दिया। तो यूजुअली पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो रेप्टाइल्स ज्यादा हैं, लेकिन अमेज़न रेन फॉरेस्ट में अगर आप देखें तो रेप्टाइल्स का नंबर कंपैरेटिवली कम है। तो ये आपको नंबर्स ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। जब आपको ऑप्शन में दिया रहेगा तो आप इस सीक्वेंस से ही पता लगा सकते हैं कि कौन सा आंसर करेक्ट है। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर हमारे एक भाई साहब थे जिनका नाम था डेविड टिलमैन साहब। तो डेविड टिलमैन साहब ने प्लॉट एक्सपेरिमेंट्स किए थे। इन्होंने 2 प्लॉट्स लिए और अच्छे खासे बड़े प्लॉट्स थे, और उसमें इन्होंने क्या किया, एक प्लॉट में अच्छी खासी बायोडाइवर्सिटी रखी और दूसरे में कम बायोडाइवर्सिटी रखी, यानी कम स्पीसीज रखी। इन्होंने देखा जहां अच्छी खासी बायोडाइवर्सिटी है वहां आपकी प्रोडक्टिविटी भी जो है बढ़ रही है, खाने वाले भी बढ़ रहे हैं और खाना भी बढ़ रहा है। तो बायो मास जो था उसकी प्रोडक्शन में एनुअल वेरिएशन थोड़ी कम हो रही थी। खाना भी बढ़ रहा है, खाने वाले भी बढ़ रहे हैं, तो वेरिएशन नहीं देखने को मिल रही है आपको। अच्छा खासा पूरा का पूरा इकोसिस्टम ग्रो कर रहा है। ओवरऑल वहां पर और ऑर्गेनिजम्स रहने आ रहे हैं, फल फूल रहा है इकोसिस्टम। लेकिन जहां पर आपकी बायोडाइवर्सिटी कम है वहां काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। तो इन्होंने बताया कि बायोडाइवर्सिटी अगर ज्यादा है तो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी ज्यादा है। इन्होंने अपने क्लासिक प्लॉट एक्सपेरिमेंट से यह बात बताई। दूसरे जो साइंटिस्ट थे इनका नाम था पॉल एलरिक, और इन्होंने रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस दी थी। रिवेट का मतलब होता है बोल्ट, जो कि नट बोल्ट्स होते हैं जो कि मशीन में लगे रहते हैं। पॉपर का मतलब होता है पॉप करना यानी निकालना। तो इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी, इन्होंने एक एनालॉजी बताई थी कि जिस प्रकार से एक प्लेन है, इसमें काफी सारे नट बोल्ट्स लगे हुए हैं। अगर एक एक पैसेंजर एक एक बोल्ट उतार करके ले जाएगा तो एक टाइम के बाद ये प्लेन डिस्टेबलाइज हो जाएगा और क्रैश हो जाएगा। तो इन्होंने कहा ये प्लेन जो है ये एक इकोसिस्टम है, इसके जो बोल्ट हैं ये इसकी स्पीसीज हैं, और विंग्स के पास लगे हुए जो बोल्ट हैं ये क्या हैं, ये आपकी की स्पीसीज हैं, जो कि कई सारी फूड चेन्स को जोड़ती हैं, फूड वेब बनाने में, नेटवर्क बनाने में हेल्प करती हैं। तो मेरे भाई अगर इनको निकालोगे तो प्लान डायरेक्टली क्रैश हो जाएगा, पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिस्टेबलाइज हो जाएगा। और इन स्पीसीज को भी निकालोगे तो धीरे धीरे आपका डिस्टेबलाइज होता रहेगा इकोसिस्टम, एक टाइम के बाद इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। तो किसी भी स्पीसीज का नुकसान एक नुकसान माना जा सकता है ना। ऐसा नहीं कि आपने एक चींटी को अगर दुनिया से एक्सटिंक्ट कर दिया तो इकोसिस्टम को कोई नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल होगा, हो सकता है थोड़ा कम नुकसान हो। और अगर कोई की स्पीसीज गायब हो जाती है तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, पूरा इकोसिस्टम डिस्टेबलाइज हो सकता है। ये एनालॉजी हमारे पॉल एलरिक साहब ने दी, इसे रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस कहा गया। अब अगर आप देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप मतलब यहां पर एक रिलेशन दिया गया किसके बीच में, जैसा कि टॉपिक का नाम ही बता रहा है, स्पीसीज और एरिया के बीच में। यहां पर साइंटिस्ट ने यह कहा कि जो स्पीसीज हैं इनका नंबर बढ़ता है अगर आप एरिया को बढ़ा रहे हो तो, लेकिन एक टाइम के बाद ये जो स्पीसीज है इनका नंबर बढ़ना कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए मैं अपने गांव में रिसर्च कर रहा हूं,
तो मेरे गांव में मैंने एक लिस्ट बनाई कि कौन कौन सी स्पीसीज है। मैंने बोला नीम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है ना, गेहूं है, सरसों है, मक्का है, शुगर केन है, कई सारे प्लांट्स का मैंने बताया, तुलसी है, सब लिख लिया कॉमनली जो प्रेजेंट है। एनिमल्स की लिस्ट बनाई, गाय है, भैंस है, बैल है, भेड़ है, बकरी है, कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है, हाथी है, सब लिख लिया। ठीक है, अब मैं अगले गांव में गया, तो अगले गांव में भी तो कुत्ता, बिल्ली, भैंस, भेड़, बकरी, बैल सब कुछ मिलेगा ना। तो अगले गांव में मुझे नई स्पीसीज बहुत कम मिलेंगी, एग्जिस्टिंग जो मेरी लिस्ट में है वही अधिकतर मिलेंगी। तो मेरा गांव समझ लीजिए 5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया का है ना, समझ लीजिए मेरा गांव 5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया का है। मैं अगले गांव में रिसर्च करने गया, वो भी 5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया का है। तो क्या मेरी नंबर ऑफ स्पीसीज डबल हो जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि भाई 5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में मेरे गांव में जो स्पीसीज थी उनमें से अधिकतर स्पीसीज अगले गांव में भी तो मिलेंगी। वहां पर 2 3 5 4 स्पीसीज मुझे हो सकता है नहीं मिले, तो मैं सिर्फ उनको ऐड करता जाऊंगा। फिर मैं तीसरे गांव में जाऊंगा तो वहां और कम स्पीसीज नहीं मिलेंगी, क्योंकि इन दोनों गांव में मुझे अधिकतर स्पीसीज मिल चुकी हैं, तो एक आधी स्पीसीज मुझे और नहीं मिलेगी। फिर मैं अगले गांव में जाऊंगा और कम स्पीसीज मिलेंगी। तो जैसे जैसे मैं एरिया को बढ़ाता हूं, स्टार्टिंग में जैसे जैसे मैं एरिया बढ़ाता हूं तो मुझे स्पीसीज मिलती हैं, बाद में जब मैं एरिया बढ़ाता हूं तो स्पीसीज मिलना मुझे कम हो जाती हैं, और एक टाइम के बाद बहुत कम स्पीसीज मिल रही होती हैं। तो स्पीसीज के नंबर में फिर उसके बाद बढ़ोतरी बहुत कम होती है, मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रही होती है ना। तो स्टार्टिंग में जब मैंने एरिया बढ़ाया तो नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ी, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने और एरिया बढ़ाया, नंबर ऑफ स्पीसीज और बढ़ी, फिर मैंने और एरिया बढ़ाया, नंबर ऑफ स्पीसीज और बढ़ी, फिर मैंने और एरिया बढ़ाया, नंबर ऑफ स्पीसीज थोड़ी कम बढ़ी, फिर मैंने और एरिया बढ़ाया, फिर नंबर ऑफ स्पीसीज देखो एकदम कम बढ़ी है, दोनों लाइन एक दूसरे से टकरा रही है, राइट। इसीलिए आपका इस तरीके का ग्राफ आता है, इस तरीके का कर्व आता है। इसकी इक्वेशन क्या है? S इज इक्वल टू सी ए की पावर Z। S का मतलब है स्पीसीज, C का मतलब यहां पर क्या है, यह है Y इंटरसेप्ट, A की पावर Z, A का मतलब क्या है, यहां पर A हो जाएगा आपका एरिया, क्योंकि स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप है, तो S और A का मतलब स्पीसीज और एरिया है। C इज द Y इंटरसेप्ट एंड Z का मतलब है स्लोप ऑफ द ग्राफ या फिर रेग्रेशन कोफिशिएंट। तो अब ये जो कर्व है ये आपका अलग शेप का आ रहा है, मुझे इसे स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन का मैं लॉग ले लेता हूं। S इज इक्वल टू सी ए की पावर Z, अगर मैं इसका लॉग लूं तो क्या आएगा भाई, S है इस साइड, इसका लॉग लिया तो क्या आ गया, लॉग S, C है इस साइड तो लॉग C, A की पावर Z इसके मल्टीप्लीकेशन में है, मल्टीप्लीकेशन यानी प्लस का साइन आ जाएगा, A की पावर Z तो Z बाहर आ गया, और A है तो इसका लॉग A हो गया। क्या ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन है, एकदम है, राइट। तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई, तो मैंने क्या किया, इसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दिया, लॉग स्केल में मैंने इसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दिया। तो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना क्यों जरूरी था मेरे भाई? देखिए, अगर समझ लीजिए मैं बोलूं इतना जब एरिया है, इतना जब एरिया है तो कितनी स्पीसीज थी सर, इतनी, और मैंने कहा जब एरिया मैंने हल्का सा बढ़ाया, इतना जब एरिया है तो कितनी स्पीसीज थी सर, आप बोलेंगे इतनी ही दिखाई दे रही है इस ग्राफ पे, तो कोई वेरिएशन नहीं है, एरिया बढ़ाया लेकिन ये दोनों लाइन तो ऊपर नीचे ही आ गई, इनमें कोई वेरिएशन नहीं है। लेकिन जब मैं स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करता हूं इस ग्राफ को, मैंने कहा एरिया इतना है तो स्पीसीज कितनी सर, इतनी, फिर मैंने कहा कि भाई एरिया अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं तो स्पीसीज कितनी, आप कहेंगे सर इतनी, यानी स्ट्रेट लाइन है। अब यहां पे तो सैचुरेशन आ रही है ऊपर जाकर के, लेकिन जब स्ट्रेट लाइन है तो आप जरा सा डिफरेंस भी क्या कर पाएंगे, नोट कर पाएंगे, और ये लॉग का डिफरेंस है, इसका आप एंटी लॉग निकालेंगे, चाहे एक भी स्पीसीज बढ़ रही हो वो आप ट्रैक कर पाएंगे। यहां इतनी सारी स्पीसीज हैं, मिलियंस में स्पीसीज हैं, अगर एक आधी स्पीसीज बढ़ रही है तो उसको आप ट्रैक नहीं कर सकते। स्ट्रेट लाइन पे ये जो स्पीसीज है इनका नंबर ट्रैक करना कंपैरेटिवली ज्यादा आसान है, तो इसको आप आसानी से समझ पाएंगे, आसानी से ट्रैक कर पाएंगे, इसीलिए स्ट्रेट लाइन आपने ऑप्ट करी और लॉग लॉग स्केल आपने यहां पर बनाया। तो S इज इक्वल टू सी ए की पावर Z को आपने लॉग स्केल में कन्वर्ट किया। तो जब आप एक छोटे एरिया में रिसर्च कर रहे होते हैं तो ये जो वैल्यू है Z की, रेग्रेशन कोफिशिएंट की, ये 0.1 to 0.2 रहती है, यानी ठीक ठाक स्पीसीज बढ़ती हैं, क्योंकि अभी आपकी लिस्ट बहुत लंबी नहीं हुई है, तो नई स्पीसीज आपको मिलेंगी। एक गांव में आपको 50 स्पीसीज मिली, अगले गांव में आप गए आपको 20 स्पीसीज और मिल गई, तो टोटल आपकी 70 हो गई लिस्ट में। अगले गांव में जाओगे आपको 10 ही स्पीसीज मिलेंगी, अगले गांव में जाओगे 5 ही स्पीसीज मिलेंगी। जैसे जैसे लिस्ट बढ़ती जाएगी, रिपीटेटिव ऑर्गेनिजम्स भी तो बढ़ते जाएंगे, हर गांव में कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी सब कुछ तो मिलेगा ही, नई स्पीसीज मिलना कम होती चली जाएंगी। तो जब आप छोटे इलाके में काम करते हो तो आपको अच्छी खासी स्पीसीज मिलती हैं, लेकिन जब आप बड़े लार्ज एरिया में रिसर्च करते हो, जैसे किसी कॉन्टिनेंट में रिसर्च करते हो,
तो अब रिग्रेशन कोफिशिएंट बढ़ जाता है। रेग्रेशन बढ़ रहा है यानी आप किसी को पीछे खींच रहे हो, रेग्रेस कर रहे हो। रेग्रेशन कोफिशिएंट यानी रेजिस्टेंट बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो नंबर कम बढ़ेगा। भाई अगर समझ लीजिए मुझे रोकने वाला एक आदमी है तो मैं बढ़ता चला जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, एक आदमी को मैं निपटा दूंगा भाई किसी भी दिन, है ना। लेकिन जब मुझे 6 आदमी रोकने वाले हैं तो मैं रुक जाऊंगा, कौन पिटे भाई, सर्दी में चोट भी बहुत लगती है। जो 6 गुना हो गया रेग्रेशन कोफिशिएंट तो मुझे रोक ही लेंगे ना। तो रेग्रेशन कोफिशिएंट क्या है, रेजिस्टेंस फैक्टर है। तो मुझे रोकने वाले अगर 1 से 2 आदमी हैं तो मैं सोचूंगा कि हाँ यार हल्का फुल्का बढ़ा जाए, जैसे मैं कबड्डी खेल रहा हूं, 1-2 लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो भी मैं जान लगा के थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन मुझे रोकने वाले 6 से 12 आदमी हैं, अब ये रेजिस्टेंस फैक्टर जो है 6 गुना हो गया, अब थोड़ी उतना बढ़ पाऊंगा, अब थोड़ा कम बढ़ूंगा, मर मर के, हो सकता है ना भी बढ़ूं। तो एक टाइम के बाद जब एरिया बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, लेट्स से कॉन्टिनेंट की आप बात कर रहे हैं, पूरे के पूरे साउथ अफ्रीका की आप बात कर रहे हैं, तो अधिकतर इलाके जब आप छान चुके होंगे तो बहुत सारी स्पीसीज आपको मिल चुकी होंगी लिस्ट में। अब आप कहीं और जाएंगे तो आपको ज्यादा नई स्पीसीज नहीं मिलेंगी, रेग्रेशन कोफिशिएंट बढ़ चुका होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो दोस्तों लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में चर्चा करते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या खोया है। तो अभी तक दुनियादारी में ह्यूमंस के दुनिया में आने से पहले ही 5 एपिसोड ऑफ मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं। मास एक्सटिंक्शन मतलब एकदम भीड़ में कई स्पीसीज को दुनिया ने गायब कर दिया, जो कि यहां पर नेचुरली अडेप्ट नहीं हो पाई। नेचुरल सिलेक्शन के प्रिंसिपल के हिसाब से जो जो स्पीसीज इस धरती पर रहने लायक नहीं है, धरती ने स्वयं उस स्पीसीज को धक्के मार के इस अर्थ से बाहर भगा दिया, एक्सटिंक्ट करवा दिया। तो 5 एपिसोड जो हुए हैं पिछले करोड़ों सालों में वो स्लो स्टेप्स है, लेकिन 6th एपिसोड जो चल रहा है वो ह्यूमंस की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, हम जो पॉल्यूशन कर रहे हैं, प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, है ना, बहुत ज्यादा फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 100 से 1000 गुना जो है बढ़ चुकी है स्पीड 6th मास एक्सटिंक्शन की। आने वाले 200 सालों में, 100-200 सालों में आपको ये एक्सटिंक्शन होती हुई दिखाई दे रही होगी। तो अकॉर्डिंग टू IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये रेड लिस्ट बनाते हैं। रेड लिस्ट मतलब रेड कलर जो है ना, ये खतरे का प्रतीक है। तो रेड लिस्ट मतलब ये एक अलर्ट लिस्ट है कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को खतरा है, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को हमको बचाना है, कौन से एंडेंजर्ड है, कौन से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इन सारी चीजों को एक लिस्ट में लिखा जाता है। तो IUCN की जो रेड लिस्ट थी 2004 की, इसमें बताया गया कि पिछले 500 सालों में लगभग 784 स्पीसीज जो है गायब हो चुकी हैं इस दुनिया से, पिछले 500 सालों में। और 784 वो है जो हमको पता है, और भी हुई होंगी लेकिन हमको 784 के बारे में पता है। इनमें से 359 इन्वर्टिब्रेट्स थे। भाई इन्वर्टिब्रेट ज्यादा पाए जाते हैं तो ज्यादा एक्सटिंक्ट भी होंगे, और 338 आपके क्या थे, वर्टिब्रेट थे, तो वर्टिब्रेट कम होते हैं। और 784 में से भैया 2 जो स्टार्टिंग के नंबर है इनको उल्टा पुल्टा कर दो, 7-8 को, तो 8-7 जो स्पीसीज हैं ये आपकी प्लांट्स की हैं जो कि गायब हुई है। तो इन्वर्टिब्रेट ज्यादा तो ज्यादा गायब हुए, वर्टिब्रेट उनसे कम तो कम गायब हुए। प्लांट जो है वो आपके 7-8, इनको उल्टा पुल्टा करो, 87 स्पीसीज गायब हुई है। लास्ट 20 सालों में आपकी लगभग 15,500 ऐसी स्पीसीज है जिनको खतरा लगा है एक्सटिंक्ट होने का, है ना। और 27 स्पीसीज जो है इनमें से वो एकदम ही गायब हो चुकी हैं, लुप्त हो चुकी हैं। आज के दिन में भी लगभग 15,000 से ज्यादा ऐसी स्पीसीज हैं जो कि थ्रेटेंड हैं, जिनको खतरा है गायब होने का। इनमें से 12% बर्ड हैं, लगभग 23% मैमल्स हैं, 32% एम्फीबियंस हैं और 31% जिम्नोस्पर्म्स हैं। तो कोई पूछ ले सबसे ज्यादा गायब होने का खतरा किसको है, एम्फीबियंस को है। तो बर्ड, बी फॉर बर्ड आप सबसे पहले लिखेंगे, तो इसका 12% आपने लिखा। फिर मैमल, मैमल आप इसमें 1 जोड़ दो, दैट इज 2 में भी 1 जोड़ दो, दैट इज 3, है ना। फिर क्या करो, एम्फीबियन इसका उल्टा कर दो, 32% सबसे ज्यादा इसको गायब होने का खतरा है। और प्लांट जो है एनिमल से 1 कम है किंगडम में, है ना। एनिमल किंगडम एडवांस है, प्लांट किंगडम उससे कम है, तो 1 कम है, तो 32 - 1 31 हो जाएगा आपका जिम्नोस्पर्म, दैट इज अ मेंबर ऑफ प्लांट किंगडम जिसका एनसीईआरटी में जिक्र है। तो बर्ड 12, बी फॉर बर्ड, बी फॉर 12। उसके बाद मैमल 23, देन 23 को उल्टा पुल्टा करो, 32 मैक्सिमम नंबर फॉर एम्फीबियन, एंड -1 कर दो, आपका प्लांट का नंबर निकल करके आ जाएगा। तो कई सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अभी रिसेंटली गायब हुए हैं, जैसे डोडो एक बर्ड थी मॉरिशस की, क्वागा में ए का साउंड आ रहा है तो ये आपको अफ्रीका से गायब होती दिखाई दी। थाइलासिन में AT का साउंड आ रहा है तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया से गायब होती दिखाई दी। टेलर सी काउ में SS का साउंड आ रहा है तो ये रशिया से गायब होती दिखाई दी। बाली जवान और कैस्पियन आपके टाइगर की 3 सब स्पीसीज हैं जो भारत से भी गायब हुई। 3 सब स्पीसीज हैं, स्पीसीज नहीं है, तो इस शब्द को याद रखना है। बाली जवान एंड कैस्पियन टाइगर की 3 अलग अलग सब स्पीसीज है।
अब अगर आप बात करें कि बायोडायवर्सिटी क्यों लॉस होती है, तो इसके पीछे रीजन है 4, जिनको मिलाकर कहा जाता है चांडाल चौकड़ी। एविल यानी चांडाल, दुष्ट, बुरे, क्वार्टेट 4। तो चांडाल चौकड़ी यानी 4 ऐसे रीजन हैं जो कि चांडाल हैं, जो कि बुरे हैं, जिनसे बायोडायवर्सिटी का लॉस होता है। सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है, यह है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। नाम क्या है? हैबिटेट लॉस, यानी एक हैबिटेट थी जिसमें ऑर्गेनिज्म रहते थे, उसी को आपने लॉस कर दिया। जैसे आज के दिन में रेन फॉरेस्ट जो है, ये पहले अर्थ का 14% लैंड एरिया कवर करते थे, आज के दिन में सिर्फ 6% लैंड एरिया कवर करते हैं। आधे से ज्यादा रेन फॉरेस्ट हम लोग ऑलरेडी काट चुके हैं, तो हैबिटेट का लॉस हुआ। प्लस एक बड़ी हैबिटेट है, एक जंगल है, उसमें क्या की, बीच में सड़क बना दी, इंडस्ट्रीज बना दी, ये बना दिया, वो बना दिया, डेवलपमेंट के नाम पे, तो उस जंगल के टुकड़े कर दिए। तो ऐसे बर्ड्स, ऐसे मैमल जो घुमक्कर थे, जो पूरे जंगल में घूम घूम के रहते थे, वो अब घुट गए एक छोटे से इलाके में, तो उनकी भी जान चली जाती है। तो हैबिटेट लॉस, पूरा का पूरा जंगल ही काट दिया, वहां पे सोयाबीन उगाई जिससे कि सोयाबीन को बेचकर पैसा कमाया जा सके, ग्रासलैंड बनाए जिससे कि वहां पर गाय भैंसों को चराया जा सके और उनका बीफ जो है वो बेचा जा सके, यानी बीफ कैटल को रेज करने के लिए ग्रासलैंड्स तैयार किए। तो इस वजह से जंगल कटते चले गए और उनके छोटे छोटे टुकड़े हमने कर दिए, फ्रेगमेंट कर दिए, जिससे जानवर गायब होने लगे, पक्षी गायब होने लगे। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, किसी चीज को हद से ज्यादा इस्तेमाल करना। जैसे कई मछुआरे हैं, वो मछलियों को ब्रीड नहीं करने दे रहे, उनको बच्चे पैदा नहीं करने दे रहे, सारी मछलियों को एक दिन जाकर के अगर बेचाए, तो कई मछलियां ऐसी थी जो एक्सटिंक्ट हो गई और उनको ब्रीड भी नहीं करने दिया, तो वो आगे अपनी लाइफ को कंटिन्यू भी नहीं कर पाई। इसी तरीके से पैसेंजर पीजन, कबूतर जा जा जा, एज वेल एज योर रशिया की स्टेलर सी काऊ को भी ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया, इन्होंने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, जिससे ये भी एक्सटिंक्ट हो गई। एलियन स्पीसीज इन्वेजन, एक जगह पर रहने वाली इंडिजीनियस स्पीसीज के सामने आपने एक बाहर की स्पीसीज ला करके रख दी है, एलियन स्पीसीज ला करके रख दी है। तो आप एलियन स्पीसीज को तो ले आए, लेकिन उसके प्रीडेटर को नहीं लाए, तो एलियन स्पीसीज दबा कर रिप्रोड्यूस करेगी, खूब फैलेगी और आसपास के जो ऑर्गेनिजम्स थे उनके साथ भी न्यूट्रिशनली कंपीट करेगी, उनका खाना भी खा जाएगी, उनको भी परेशान करेगी, उनको भी तंग करेगी, है ना। स्पेस अवेलेबिलिटी के लिए लड़ेगी, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी के लिए लड़ेगी, सनलाइट अवेलेबिलिटी के लिए लड़ेगी, हर जगह कॉम्पिटिशन बन के खड़ी होगी और इसको खाने वाला कोई है नहीं यहाँ पर, तो ये बढ़ती चली जाएगी। जैसे कि लेंटेना, आइसोर्निया जिसको वाटर हायासिंथ या टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है, या पार्थिनियम जिसको कैरेट ग्रास कहा जाता है, जो भारत में वीट की वैरायटी के साथ आई थी। जैसे कि नाइल पर्च जो है, इस बड़ी सी मछली को डाला गया लेक में, तो 200 से भी ज्यादा स्पीसीज ऑफ सिक्लिड फिश को इसने गायब कर दिया, खा पी के खत्म कर दिया। सिमिलरली अफ्रीकन कैटफिश को जब भारत में डाला गया, तो इसने हमारे नदियों में रहने वाली जो कैटफिश थी इंडिजीनियस, जो रिवर में रहती थी, उनको भी क्या देना शुरू कर दिया, थ्रेट देना शुरू कर दिया। और चौथी चीज है को एक्सटिंक्शन, प्लांट पॉलिनेटर इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, या पैरासाइट और होस्ट इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। समझ लीजिए ह्यूमन एक होस्ट है और उसके अंदर एक स्पेसिफिक पैरासाइट रहता है जो सिर्फ ह्यूमन को ही इन्फेक्ट करता है, तो ह्यूमन की जिस दिन डेथ हो जाएगी, पैरासाइट किसी और एनिमल में नहीं जा पाएगा, तो पैरासाइट की भी मौत हो जाएगी। एक पॉलिनेटर जो प्लांट को पॉलिनेट करने में हेल्प करता है, अगली जनरेशन बनाने में हेल्प करता है, अगर ये प्लांट है ना पॉलिनेट करना चाहता है तो इसको पॉलिनेटर चाहिए, किसी दिन अगर पॉलिनेटर एक्सटिंक्ट हो गया तो प्लांट भी गायब हो जाएगा, अब प्लांट की अगली जनरेशन नहीं आ पाएगी, तो इसे हम को एक्सटिंक्शन कहते हैं। जिएंगे तो साथ साथ, मरेंगे तो साथ साथ, हम इसको को एक्सटिंक्शन प्रिंसिपल कहते हैं। अब बायोडायवर्सिटी कंजर्व करने के लिए 3 प्रकार के आर्ग्यूमेंट दी जाती है, यानी दुनिया के हर आदमी को अगर आपको कन्विंस करना है बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, तो 3 प्रकार के एविडेंसेस आप दे सकते हैं, 3 प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स आप दे सकते हैं। पहला है नैरोली यूटिलिटेरियन। नैरो यूटिलिटेरियन मतलब जिनकी सोच नैरो है, जिनकी सोच छोटी है, इनको मटीरियलिस्टिक चीजें गिनाइए, जैसे कि डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट गिनाइए कि आपको पेड़ों से छाया मिलती है, आपको पेड़ों से फल मिलते हैं, आपको पेड़ों से दवाइयां मिलती हैं, सब्जी मिलती हैं, क्रॉप मिलती हैं, दालें मिलती हैं, फाइबर मिलता है, ये सारी चीजें मिलती हैं, है ना। दुनिया में जितनी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन आती हैं, 25% वो जो मेडिसिन है वो प्लांट से बनती है। 25,000 से भी ज्यादा ऐसे प्लांट्स हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है दवाइयां बनाने के लिए, तो ये एकदम डायरेक्ट बेनिफिट है। आप किसी को समझाने के लिए गिना सकते हैं कि हाँ आप ये सारी चीजें प्लांट और एनिमल से ले रहे हैं, अगर आप प्लांट या एनिमल्स को मारेंगे तो आपको ये सारी चीजें कभी नहीं मिलेंगी। दिस इज नैरोली यूटिलिटेरियन चीज। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन यानी हम जैसे लोग, पढ़े लिखे, शानदार, है ना, सख्त लोग, जिनको पता है कि ऑलरेडी दुनिया में बहुत मारामारी मची हुई है और कुछ ऐसी चीज है जिनका हम मोल लगा ही नहीं सकते। सुबह उठ के आप चिड़ियों के चहचहाने की जो आवाज सुनते हैं, है ना, नंगे पैर जब आप घास पे चलते हैं, पहाड़ों के बीच से जब आप सूरज को उगते हुए देखते हैं, नदी के किनारे जब आप बैठ के उस शांति को महसूस कर पाते हैं,
ये जो नेचर है, इसकी जो खूबसूरती है, ये जो पॉलिनेशन हो रही है, ये जो सॉइल फॉर्मेशन हो रही है, ये जो फ्री का ऑक्सीजन आपको मिल रहा है, इसका आप मोल नहीं लगा सकते। ये सारी चीजें प्राइसलेस हैं। तो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन लोगों को पता है कि कुछ ऐसी चीज है जिनका आप प्राइस टैग मोल नहीं लगा सकते, तो आपको बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करनी चाहिए। तीसरा है मां कसम चढ़ा दो भाई, एथिकल आर्ग्यूमेंट। यानी ये हमारी मॉरल ड्यूटी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हर ऑर्गेनिज्म का ख्याल रखें, क्योंकि ये पृथ्वी जो है, ये जो अर्थ है, ये जो हमारा बायोस्फीयर है, ये एक परिवार की तरह है। और सारी की सारी 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज जो अभी तक इस धरती पर रहती हैं, उन सबको हमको बराबर नजर से देखना चाहिए। तो ये एथिकल आर्ग्यूमेंट है। अब हमें कंजर्व क्यों करना चाहिए ये हमें बता दिया, लेकिन कंजर्व करें कैसे ये देखिए। तो दो तरीके की कंजर्वेशन अप्रोच है। पहला है इन सीटू। इन सीटू मतलब ऑन साइट कंजर्वेशन। एक जगह है, एक जंगल है लेट से, उस जंगल में कई जानवरों को प्रॉब्लम हो रही है ना, तो वो जो जंगल है हम उसको ही प्रोटेक्ट कर दे तो जानवर ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट हो जाएंगे। यानी जानवर जो है उनको थ्रेट है कि हम कहीं गायब ना हो जाएं, लेकिन उन्हें जंगल से प्रॉब्लम नहीं है, आसपास के इलाके से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रहना वही चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, जंगल को ही प्रोटेक्ट कर देंगे, जंगल को ही कंजर्व करेंगे, जिससे उस जंगल में रहने वाले सारे ऑर्गेनिजम्स बाय डिफॉल्ट कंजर्व हो जाए। दूसरा एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू मतलब अब अपनी साइड से निकल करके बाहर आ चुके हैं, ऑफ साइट कंजर्वेशन इसे कहा जाता है। जैसे एक शेर है, उसको स्पेसिफिकली अपने इलाके में ही थ्रेट है, यार यहां पे लोग मुझे जीने नहीं दे रहे, यहां पे मैं अकेला बचा हूं, अगर मुझे कोई मेट नहीं मिला या फिर अगर मेरा ख्याल नहीं रखा गया तो मैं यहीं पे तड़प तड़प के मर जाऊंगा। तो एक शेर को उठा करके अलग से एक चिड़ियाघर में रखा जाता है, जहां उसकी प्रॉपर केयर की जाती है। सिमिलरली कोई पेड़ है जो कि बहुत एक्सटिंक्ट होने वाला है, जो कि बहुत रेयर पेड़ है, तो उसको उखाड़ करके जड़ समेत ही एक बोटेनिकल गार्डन में रखा जाता है, जिससे उसकी देखरेख करी जा सके। तो अलग अलग टाइप के कंजर्वेशन है। जैसे इन सीटू अप्रोच जो है, यहां पर आपका आपके पास इतनी बड़ी वर्कफोर्स तो है नहीं, इतनी बड़ी मैन फोर्स तो है नहीं कि आप सारे के सारे इलाकों में घुस करके कंजर्वेशन कर पाए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन इलाकों में जाएं जहां पर कंजर्वेशन करना आसान है, जहां पर आप कम एफर्ट लगा करके ज्यादा रिजल्ट निकाल पाए। तो हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। ये ऐसे इलाके हैं हॉटस्पॉट्स, ऐसे स्पॉट्स जो कि बहुत हॉट हैं, किस मामले में, नंबर ऑफ स्पीसीज के मामले में। यहां पर खूब सारी स्पीसीज पाई जाती हैं, और यहां पर कुछ स्पेशल स्पीसीज एंडेमिज्म भी पाया जाता है, यानी कुछ ऐसी स्पीसीज है पूरी दुनिया में जो कुछ स्पेसिफिक जगहों पे ही पाई जाती हैं, बहुत रेयर स्पीसीज है, तो उनको बचाना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। अब समझ लीजिए हमारे पास इतनी वर्कफोर्स है कि हम 2% इलाका इस अर्थ का कवर कर सकते हैं। तो या तो आप रैंडमली 2% किसी भी इलाके में चले जाओ, या आप उस 2% इलाके में जाओ जहां पर सबसे ज्यादा स्पीसीज हैं। तो ऐसी जगहों पर हम जाना प्रेफर करेंगे, इनको हॉटस्पॉट कहा जाता है। तो पहले पूरी दुनिया में 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट थे, अभी 9 और ऐड कर दिए गए हैं, तो टोटल 34 हॉटस्पॉट हो गए हैं। और इन 34 में से 3 हॉटस्पॉट तो भारत में ही हैं, जैसे कि वेस्टर्न घाट और श्रीलंका, इसके अलावा इंडो बर्मा रीजन जो कि ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, और हिमालयन रीजन, है ना। ये जो है सारे के सारे हॉटस्पॉट मिला करके 34 के 34 दुनिया के जो हॉटस्पॉट है मिला करके सिर्फ 2% एरिया कवर करते हैं पूरे के पूरे लैंड का, लेकिन 30% से भी ज्यादा दुनिया की स्पीसीज यहां पर पाई जाती हैं। तो इस 2% एरिया को आप कवर करो ना, रैंडमली कहीं भी मत भागो, राइट। तो हमारे पास बहुत लिमिटेड वर्कफोर्स है, तो हम लोग भी चाहेंगे कि हम लोग इस 2% इलाके को ही अच्छे तरीके से कवर करें और बढ़िया तरीके से यहां पर चीजों को कंजर्व करें। तो 3 प्रकार के यहां पर मेन आपके कंजर्वेशन मेथड है, 4 मान लीजिए आप। पहला है बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व 14 ही है पूरे के पूरे भारत में, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़ा इलाका है। बायोस्फीयर बोला हुआ है इसमें, स्फीयर का मतलब गोला। तो यहां पर 3 गोले बनते हैं। पहला गोला है कोर जोन, ऐसा जोन जहां पे सिर्फ एनिमल्स रहेंगे, आपकी कोई भी एक्टिविटी यहां पर अलाउड नहीं है, तो सिर्फ कोर जोन जहां पर सिर्फ एनिमल्स रहेंगे। फिर है आपका बफर जोन। बफर जोन मतलब वहां पे आपकी कुछ एक्टिविटीज अलाउड है, जैसे कि कुछ लोग आकर के कुछ फल लकड़ी वगैरह ला सकते हैं, दैट इज बफर जोन। और सबसे बाहर होता है ट्रांजिशन जोन, जहां पर आप खाने पीने की दुकानें भी लगा सकते हैं, आप थोड़ा बहुत वहां पे बिजनेस एक्टिविटी भी कर सकते हैं। तो बायोस्फीयर का मतलब है गोला, दिमाग में इमेजिन करो कि 3 गोले हैं, एक आपका कोर जोन, एक आपका बफर जोन, एक आपका ट्रांजिशन जोन। तो बायोस्फीयर गोले गोले बने हैं। नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, अब पार्क है तो आप अपने आसपास पार्क में जाते हैं घूमने के लिए, तो वहां जानवर भी दिखाई देते हैं ना, कुत्ता बिल्ली भी घूम रहे होते हैं, आप भी घूम रहे होते हो, और पेड़ पौधे भी दिखाई देते हैं। तो नेशनल पार्क में दोनों चीजें रखते हैं हम लोग। 90 है नंबर में, लगभग 90 के आसपास, है ना। तो आपका अभी ये नंबर बढ़ चुका है, पर एनसीईआरटी में जो है उसी को हम कंसिडर करेंगे। तो इतने नेशनल पार्क हैं जहां प्लांट और एनिमल दोनों देखने को मिलेंगे।
वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, है ना, वाइल्ड लाइफ नाम से ही पता लग रहा है वाइल्ड लाइफ, यानी यहाँ का मेन मोटो है एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना एक इलाके के। प्लांट ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट हो जाते हैं उसके साथ साथ, लेकिन मेन मोटो जो है वो हमारा एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना है। ये लगभग 450 के आसपास है, 448 के आसपास। सेक्रेड ग्रूव्स, सेक्रेड ग्रूव्स मतलब सेक्रेड, आपकी आस्था, आपकी भावना किसी इलाके से जुड़ी हुई है। जैसे कबीले वाले जो लोग होते हैं वो अपने आसपास के सारे प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करते हैं, दे ट्रीट देम लाइक अ फैमिली। तो जो आदिवासी कम्युनिटीज हैं उनका जो लगाव है, जो जुड़ाव है नेचर के साथ, वो बहुत ज्यादा प्योर है। तो वो किसी भी एनिमल को, किसी भी प्लांट को हर्ट होने नहीं देते। तो बाय डिफॉल्ट दे आर ऑल्सो कंजर्वेशन मेथड। अगर आप अपने आसपास रहने वाले जीव जंतुओं की रक्षा कर रहे हो तो आप खुद में ही एक कंजर्वेशन मेथड हो। तो सेक्रेड ग्रूव्स जो हैं ये भी ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग खुद ही खुद इन इलाकों में जानवरों की देखरेख करते हैं। जैसे कि खासी और जैंतिया मेघालय के अंदर है। तो मेघा जैन नाम की लड़की है, उसको खांसी हो रही है, ऐसे याद कर सकते हो। मेघा जैन मतलब जैंतिया, खासी डायरेक्टली नाम आ जाएगा। तो जैंतिया एंड खासी हिमालय, ये जो हिल्स है सॉरी, ये मेघालय में है। अरावली हिल्स राजस्थान में है। सरगुज चंदा बस्तर आपके कहां पर है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। और वेस्टर्न घाट जो है यहां पर भी काफी सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें वेस्टर्न घाट जो है ये फैला हुआ है, जैसे महाराष्ट्र है एंड मैनी मोर। तो उनमें भी आपको क्या देखने को मिलती है? ऐसी सेक्रेड ग्रोव्स देखने को मिलती है। अगर आप किसी जानवर को, किसी प्लांट को उसके इलाके से बाहर ले जाकर के कंजर्व कर रहे हैं, दैट इज एक्स-सिटू कंजर्वेशन। जैसे कि जूलॉजिकल पार्क, नाम है जूलॉजिकल पार्क, तो यहां एनिमल्स को आप बाहर निकाल करके जू में रखते हैं और उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बोटेनिकल गार्डन, नाम ही है बोटेनिकल गार्डन, बोटेनी मतलब प्लांट्स, तो प्लांट्स को उखाड़ करके आप एक स्पेसिफिक जगह पर रखते हैं, गार्डन बनाते हैं, वहां पर उन प्लांट्स की इंफॉर्मेशन भी लोगों को दी जाती है एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, और उन प्लांट्स को कंजर्व भी किया जाता है। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो था ये था इन सीटू। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, सफारी गाड़ी में बैठ करके निकल सकते हो घूमी घूमी पे। तो वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क आपने देखा होगा कि कई लोग जीप में बैठ करके टोपी चश्मा लगा करके जाते हैं और जानवरों को देख रहे होते हैं, दे आर सफारी पार्क्स। तो उनमें आपको गाड़ी भी दी जाती है, जीप भी दी जाती है, जिसमें आप सेंटर पे एनिमल्स हैं उनको घूम घूम कर देख सकते हो। तो सफारी पार्क इज एक्स-सिटू, यहां पर अलग अलग एनिमल्स को पकड़ करके लाया गया है। एंड क्रायो प्रिजर्वेशन, -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन पे अगर आप किसी प्लांट का सीड, किसी प्लांट का पॉलन, किसी प्लांट का टिश्यू कल्चर मेथड के लिए, या किसी एनिमल का स्पर्म, किसी फीमेल का ओवम, ये सारी चीजें अगर आप कलेक्ट करते हैं, कोई सेल अगर आप, कोई टिश्यू अगर आप, कोई ऑर्गन अगर आप प्रिजर्व करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो एन एक्स-सिटू कंजर्वेशन। जंगल में आपको कुछ सेल्स मिले, वो आप लेके आना चाहते हैं। कोई जानवर है, कोई आखिरी जानवर बचा है अपने क्लेड का, तो उसका आप स्पर्म निकाल सकते हैं एंड अल्टीमेटली उसको आप प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी एक्स-सिटू कंजर्वेशन में आती हैं। ये आपके सारे के सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ऑलमोस्ट सारे पॉइंट ही कवर हो चुके हैं इस चैप्टर के। अगर आप एनसीईआरटी से गो थ्रू होंगे तो आपको आइडिया लगेगा वी हैव कवर्ड लिटरली एवरीथिंग। तो ये सारी चीजें आपकी हो चुकी हैं बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन में विद इन 3 स्लाइड्स विच आर गोइंग टू बी द मोस्ट क्रिटिकल स्लाइड्स फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। सारा डेटा इसके अंदर है, इसको मल्टीपल टाइम्स देखिए पेपर से पहले। जस्ट अगर आपको चीज़ों को रिवाइज करना हो और मैक्सिमम आउटपुट अगर लाना हो तो दीज वीडियोस आर फॉर दैट प्रोस्पेक्ट। सामने अगर आप मेडिजी खोल के रखेंगे, सामने अगर आप एनसीईआरटी खोल के रखेंगे तो दे विल गिव यू मोर आउटपुट। तो कोशिश करिए कि आप किसी किताब के साथ क्लब करके इन सारे के सारे लेक्चर्स को देखें, जिससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिले। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। मैं मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।